चीते की चाल और बनिया की बुद्धि बेकार नहीं जाती। कर लो दुनिया मुट्ठी में, यह नाम सही में कुछ ऐसे ही नहीं कहा गया है। और यह पहचान बनाने वाले कोई और नहीं, धीरू भाई अंबानी थे, जिन्होंने कह दिया था कि दुनिया को मुट्ठी में करना है, और वो करके उन्होंने दिखाया। जन्म लिए तब से सारी संघर्ष और संघर्ष तक करते रहे जब तक जीवन का एंड मोमेंट तक नहीं आया, और एट द एंड उन्होंने वह कर दिखाया। दुनिया के रिचेस्ट मैन में उनका नाम साबित हो गया। ऐसे नहीं बनते कोई धीरू भाई अंबानी। कई सारे संघर्ष, कई सारे परिश्रम, कई सारे रातें, कई सारे दिन, कई सारे काम करते करते और भविष्य निधि कहने जाने वाले भविष्य को देखते हुए, हर त्याग को झेलते हुए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी। इसी पर एक फिल्म बनी है, खास करके उस फिल्म का नाम है गुरु। आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी टचिंग है, और उनके कुछ कैरेक्टर्स को उस तरह से बताया गया है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब चाहिए तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होते हैं जो हमारे जीवन में तमाम घटते रहती है, तमाम चीज़ें होती रहती है, और हम या तो उसे छोड़ देते हैं या तो कुछ न कुछ जुगाड़ में लग जाते हैं। लेकिन कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को टच करेगी और इंस्पायर करेगी। जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो काम मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत सब देगा कि नहीं देगा? आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। धीरू भाई अंबानी, धीरज लाल हीराचंद जिन्हें अंबानी कहा जाता है, जिनके पिता का नाम हीराचंद था, वो एक सरकारी टीचर हुआ करते थे। और टीचर तो ठीक है, चलते थे, पेशे से शिक्षक थे, और घर में बहुत बड़े फैमिली होने की वजह से उनके घर की स्थितियाँ ज़्यादा नहीं चलती थी। घर की स्थिति खराब रहती थी, 4, 5, 6 परिवार होते थे, और उस समय चलाना एक बहुत बड़ी बात थी। गुजरात के चावड़ा में जन्मे धीरू भाई अंबानी के सपने बड़े थे। गांव तो छोटे थे लेकिन सपने बड़े थे। काम तो बहुत करना था, ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीना था, ऐसे घुट घुट के नहीं मरना था, ऐसे पैसे मांग मांग करके काम चलाने वाले में से अंबानी नहीं थे। उन्हें चिंता थी, उन्हें फिक्र था। लेकिन आज भी मैं यही कह दूं कि अगर आप भारत के या स्पेशली बिहार, झारखंड, यूपी के लोग हैं, अगर आपके पिता अगर टीचर हैं, अगर आपने पढ़ाई छोड़ करके अगर कोई धंधा शुरू कर दिया, तो आपके क्लास लगाने वाले आपके पिता ही होंगे। मार मार कर करके आपको ठीक कर देंगे और कहेंगे बेटा पढ़ लो, कुछ बन लो, ये सब क्या रखा है, क्या फालतूगिरी का काम करते हो। तो शायद अंबानी के साथ भी ऐसा ही होना था। उनके भी पिता उन्हें क्लास लगा देते थे, मारते थे, लेकिन फैमिली की हालात ऐसी थी कि ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब अंत में धीरू भाई अंबानी को सोचना पड़ा कि ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ाई अपनी जगह है, बट रोटी अपनी जगह है। रोटी बिना सब कुछ नहीं होता, बिना रोटी के भजन नहीं होते ना, कहते ना बिना खाए हुए भजन नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए अन्न जरूरी है, अन्न के साथ ही फाइनेंशियल स्थिति अगर ठीक हो जाती है तो सब कुछ सही था। बट वही सोच लेकर के वो काम के तलाश में इधर उधर भटकने लगे, कई सारी जगह नौकरी की तलाश करने लगे, कई सारे दिमाग में कई सारे खुराफाती आइडिया लगाए, क्योंकि एक बनिया बुद्धि ही तो था जो उनके दिमाग में चलता था, और वही बनिया बुद्धि दिमाग ने उनके बहुत सारे आइडियाज़ को डेवलप किया। कई जगह नौकरी तलाश करने के बाद कोई ढंग का नौकरी नहीं मिल रहा था। एक बच्चा को क्या नौकरी देगा, 14-15 साल के बच्चे को क्या नौकरी देंगे और क्या काम देंगे? वो तो आपको भी पता है कि क्या मिलता है, और आजकल अगर पढ़े लिखे नहीं है तो और भी कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले तो काम भी चल जाता था, मिल भी जाता था, अभी तो खैर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वैसे ही उनकी हालत ख़राब थी, समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। घर के पास मंदिर थी, और मंदिर में लोग हमेशा दर्शन करने आते थे, खास करके फेस्टिवल टाइम में, और कुछ ऐसा टाइम होता था जिसमें ज़्यादातर लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन पूजा करते थे और अपने अपने रेस्पेक्टिव घर चले जाते थे। बहुत लोग आते थे तो उनको भूख लगती थी, खाने के लिए सोचते थे, लेकिन कुछ था नहीं। तो उनके माइंड में क्लिक किया, कहीं ने एक कहते हैं स्टॉल लगा दें, यहाँ पर कुछ खाने पीने के सामान रख दें तो शायद ये आइडिया चल पड़ेगा। और बस वही एक आइडिया लेकर करके दिमाग में आया, और घर में थोड़े से पैसे थे गुल्लक में रखे हुए, उन्होंने फोड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं थे, अपने आसपास दोस्तों से, रिलेशन से कुछ पैसे मांगे, इकट्ठे किए, और एक रेडी की शॉप लगा दिया। और उसमें क्या बेचते थे? वही है, पकौड़े, भुजिया, पकौड़े, यही सब तो बेचते हैं। यही सब सारे चीज़ें बेचना शुरू किया, और चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। लोग पूजा करके आते थे, भूख लगती थी
तो वो पकौड़े की स्टॉल चल गई और अच्छे खासे उन्होंने इनकम करना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि धीरू अंबानी को कुछ और ही चीज़ चाहिए था। और ऐसी ही चीज़ें बदलती रही, उनके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुआ। हर कोई को आसपास को लगा कि ये बिज़नेस बड़ा बढ़िया है, अरे तो धीरू कमा रहा है तो हम भी तो कमा लेंगे, बहुत लोग कमाते हैं। धीरे धीरे रेहड़ियाँ लगाना बहुत सारे लोग शुरू कर दिए। अब इसके वजह से उनकी जो बिज़नेस में प्रॉफिट था सब कुछ धीरे धीरे लॉस होने लगा। अब जो मज़ा था वो नहीं मिल रहा था। धीरू भाई अंबानी को लगा कि इस धंधा से अब कुछ नहीं होने वाला, हमारा तो बस परिवार चल रहा था, अब वो भी शायद मुसीबत में आने वाली है। इतने सारे स्टॉल खुल गए हैं जो, उन्हें लगा कि अब इसे हटाना है और वो सारे चीज़ों को बेच दिए। अब लगा कि यहाँ धंधा और पैसा में कुछ है नहीं, अब हमें चलना चाहिए बाहर। और उस समय बहुत सारे लोग बाहर दुबई में, ओमान में, कुवैत में जा के काम करते थे और पैसे लेकर के आते थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। उन्हें भी ये आइडिया कहीं ना कहीं काम किया। और आइडिया काम करने का एक और कारण था कि उनके एक चाचा हुआ करते थे, वो खास करके ओमान में काम करते थे। और ओमान में काम करते थे तो कहीं ना कहीं पैसे की मोटी रकम हुआ करती थी, आते थे तो इंजॉय करते थे, वो चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें लग रही थी। और 16 साल का मात्र बच्चा बस वो सपने देख रहा था कि एक बार विदेश की धरती पर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बस वही सपने ले करके चलने का ठान लिए और अपने चाचा के मदद से सारा कुछ पासपोर्ट वगैरह सब रेडी कर लिए। लेकिन जिस समय जब जाना था, उस कार्गो शिप में जाना था, उस समय ऑलरेडी बुकिंग ख़त्म हो गई थी, जगह नहीं था। तो कार्गो शिप के ऑनर ने बहिष्कार कर दिया, मैंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड सीट है, ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बनिया बुद्धि हमेशा 2 कदम आगे सोचता है, और वही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। जाना तो है, चाहे जैसे भी हो जाए, हमें उसे जाना है और हमें पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी कुछ कर सकता हूँ, और वो भी उन्होंने वही किया। तब फिर कुछ पैसे कार्गो शिप जो होते हैं पायलट, उनको कुछ पैसे दिए और कहें कि मुझे पैसेंजर वाला में नहीं भेजो, कार्गो वाला जिसमें सामान जाता है वहीं पर मुझे डाल दो, हम चल जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही जहाज़ में वो पैसेंजर वाला में ना जा करके, कार्गो मीन्स जिसमें सामान जाया करता था, उसी में लदा करके चल दिए ओमान के लिए। और ओमान में फिर अपनी चाचा के मदद से उन्हें वहाँ पर काम मिल गया। वहाँ पर एक फैक्ट्री में उन्हें सामान को डिलीवर करना, पैकेजिंग करना, ये सब जो काम होता है वैसे काम में मिल गया, यानी पैकेजिंग का काम करने लगे। उनकी बुद्धि थी, सोच थी, और बनिया बुद्धि की ताकत और समझ, उन्होंने दिन दुना और रात चौगुना मेहनत करना शुरू कर दिया। क्योंकि सपने जो बड़े थे, सोच बड़ी थी और चाहत भी बड़ी थी, और पैसे का खुमारी था कि कमाना है, कुछ नया करना है। और इसलिए उन्होंने मेहनत बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया। और उनकी इस मेहनत ने रंग लाई। जो पैकेजिंग का जो बिज़नेस था धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने लगा। शायद उनकी बनिया बुद्धि, लोगों से मिलना करना और डिलीवरी ज़्यादा होने लगी। इस वजह से उस फैक्ट्री के मालिक ने खुश होकर के उन्हें मैनेजर का पोस्ट दे दिया। पैसे डबल, सब कुछ डबल, ऐसो आराम। अब उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो खुशी तो कुछ और ही थी। अब समय भी मिलने लगा और पैसे भी मिलने लगे, अच्छा चल रहा था, लाइफ स्टाइल अच्छा आ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास समय है, अब क्या करूं? तो लगा कि मुझे अगर कुछ करना होगा तो कम्युनिकेशन यानी इंग्लिश ठीक करनी पड़ेगी। कि विदेशों की धरती पे अगर इंग्लिश नहीं बोलने आए तो मैं बात किससे करूँगा? हमारे जितने भी मालिक होते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आता धंधा की बात कर रहे हैं, तो हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया और चल गए कमाने, लेकिन सपने उन्हें सब कुछ दे दिया और वहाँ पर रख करके उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। और उनकी सबसे बड़ी खासियत एक ये है जो शायद किसी किसी में पाए जाते हैं। उस समय 25 पैसे की चाय की टपरी हुआ करती थी। लोग अब जाते थे, चाय पीते थे। आज वही चाय 5 रुपये और 10 रुपये हो गई है चाय की टपरी। आज भी हम लोग जाते हैं और चाय पीते हैं, करते हैं और लौट के आ जाते हैं। लेकिन वो सारे भीड़ में वो चाय नहीं पीते थे। सब लोग 25 पैसे वाली चाय पीते थे और सुबह सुबह अपना मिलते थे, करते थे। वो इकट्ठा करते थे कुछ पैसे। जब उनके पास 1 रुपया हो जाता था तो अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते थे और वहाँ चाय पीते थे। कहते थे कि अगर यहाँ पर चाय पियेंगे तो यहाँ पर अच्छे अच्छे सज्जन आएंगे, यहाँ पर गरीब और फटीचर कोई नहीं चाय पीने आएगा, जो आएगा बिजनेसमैन ही आएगा। और उसके आइडिया, उनके विचार, उनके रहन सहन उन्हें अपने अंदर उतारना सीख लिया। और ऐसे ही उनको चाय से कई ज़्यादा बेनिफिट होने को मिला और कई सारे चीज़ें उनमें परिवर्तन आना लगा। तो हमेशा सोच बड़ी होनी चाहिए। आज हमारे पास क्या है,
बस अगर फ्री टाइम मिल जाए तो मोबाइल, टिकटॉक, फिल्म या तो गाने, मसाले, मूवीज़, यही सब में टाइम निकाल देते हैं। जब हमें कुछ करना होता है तो टाइम मिलता है तो वही एक समय होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा माइल चलें, और हमारे पास जब समय होता है तो एक्स्ट्रा माइल के नाम पे कुछ और ही करने लगते हैं। तो ये चीज़ें धीरू भाई अंबानी से सीखने की ज़रूरत है। जब हमें कुछ बड़ा करना होता है तो हर टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने मेहनत करके वो टाइम को बचाया है, और उस टाइम को बचाया है तो नए चीज़ों में लगाना होगा, और वही धीरू भाई अंबानी की पहचान है। ऐसे ही चाय पी रहे थे, 5 स्टार की बातें हैं, चाय पी रहे थे तो पीछे जैसे टेबल के पीछे आसपास भी और भी लोग सज्जन बैठे होते, बिजनेसमैन बैठे होते थे। उस समय ओमान में चर्चा चल रहा था। ओमान में वो जो पैसे चलता था ना, रियाद, वो चलता थे, तो वो रियाद चांदी के पैसे हुआ करते थे और उनकी कीमत इंडिया में भंजते थे तो ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं इसको अगर गला दें और अगर चांदी इसको बनाकर बेचें तो शायद इससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बस धीरू भाई अंबानी के कान में वो बातें पड़ रही थी, सुन रहे थे उन बिजनेसमैन का, लोगों का, लेकिन सोचते थे ये काम थोड़ा रिस्की है, करेगा कोई, पता चल जाएगा सरकार को कि सारे पैसे को चांदी में कन्वर्ट कर रहा है तो मामला कुछ वो हो जाएगा। तो वो सब बातें कर रहे थे, बस वो बातें करना था, वो चाय की टपरी वहीं छोड़ी और चल दिए अपने में करने। सारे पैसे लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपने सारे पैसे जो भी इकट्ठे करते सबको शुरू किया, और सबको पैसे को भट्टी में डाकर गलाना शुरू कर दिया, और गला गला कर चांदी के ढेले बनाना शुरू कर दिया और चांदी बेचना शुरू कर दिया। अब उनका काम धीरे धीरे अपने काम से जा कर करके छोड़ करके धीरे धीरे पैसे को चांदी में कन्वर्ट करने में लगा दिए। और आसपास जितने एम्प्लॉय थे सब कहते थे जितना भी सिक्का है हमको दे दो, हम तुमको 2 रुपया ज़्यादा देंगे, 1 रुपया ज़्यादा देंगे, और सबके सिक्के कलेक्ट करने लगे और सबको चांदी में कन्वर्ट करने लगे। ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ओमान के सारे सिक्के को उन्होंने पिघलाना शुरू कर दिया और चांदी बनाना शुरू कर दिया। सरकार को टेंशन हो गई, धीरे धीरे मार्केट में वो सिक्के ख़त्म हो गए। तो सरकार ने मीटिंग बैठाई, ऐसा क्या हो गया, सारे सिक्के जा कहाँ रहे हैं, आखिर सिक्के लोग ले करके कर क्या रहे हैं, सिक्के मार्केट से उड़ गई है। अब सरकार ने छानबीन शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं खोजबीन शुरू हो गई, और उसी बीच कई लोग को धरपकड़ होने लगा और उन्हें पकड़ पकड़ करके जेल में, जहाँ जहाँ शक होता था जेल में करना शुरू कर दिया। अब कहीं ना कहीं अंबानी को यह भनक मिल गई कि शायद हमारा पत्ता कटने वाला है, यही समय है, यहाँ से निकल दो, कल्टी मारो। और वहाँ वो देर नहीं की, उस अमीन की धरती पर, उस अमवान की धरती से वहीं विदा कर दिया, अलविदा टाटा बाबा कर कर करके अपने इंडिया के सरजमी पर 1958 में फिर से वापस आ गए। अब लगा कि विदेशों की धरती से तो हमने बहुत कुछ सीखा है। जो भी लोग पैसा कमाए हैं हमारी बदौलत कमाए हैं, हमारे स्किल्स की वजह से कमाए हैं, हमारे मेहनत की वजह से कमाए हैं। जो मालिक होता है वो करता क्या है, वो कुछ नहीं करता है, सब कुछ तो एम्प्लॉय करता है। एक बातें उनको समझ में आ रही थी, और आ तो रही थी, लेकिन पैसे भी तो चाहिए था कि कुछ बिजनेस करे, कुछ अच्छा बड़ा बिजनेस करे, और क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो समझ में आ रहा था कि बिजनेस करना है, क्या करे क्या करे क्या करे। तब उन्होंने सोचा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मसाला है, मसाला की उपज होती है और विदेश में ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि विदेश से आए थे और वो चीज़ का चस्का लगा था कि उधर मसाला जो है इंडिया से आता है, क्यों ना इसी धंधा में काम में लग जाए। और तब उन्होंने वो काम शुरुआत करने के लिए देखे कि एक अच्छी मोटी रकम चाहिए। 50,000 उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, आज के डेट में वो 5 लाख हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है। वो रकम बड़ी मोटी लग रही थी, अब क्या करें नहीं समझ में आ रहा था कैसे करें। तब उन्होंने कोकिलाबेन से शादी कर लिया, और शादी में दहेज के रूप में वही पैसे लिए और उसी पैसे को चल दिए इन्वेस्ट करने, और वहाँ से निकल करके गुजरात की धरती से, कवाड़ से निकल करके चल दिए वो मुंबई की नगरी में धंधा करने। और वहाँ पर उन्होंने सेटअप किया रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, नई कंपनी की शुरुआत किए, और वहाँ से मसाले का धंधा शुरू करना शुरू कर दिए, और वहाँ से इंडिया से मसाला इकट्ठा करते थे और बाकी सरजमी पर बेचना शुरू कर दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरू भाई के सपने तो सपने ही थे। कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब पूरी दुनिया को मुट्ठी करना है, मुट्ठी में लाना है तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। मसाले के धंधे ने ज़्यादा उनको कुछ प्रॉफिटेबल नहीं दे रहा था, दे तो रहा था एक सर्टेन लेवल का दे रहा था, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसे तो लग रहा था कि मेरी उम्र ही निकल जाएगी, अब मैं क्या करूँगा। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही थी, चीज़ें हो रही थी, शादी ब्याह हो गए, अब बाल बच्चे की प्लानिंग भी है, तो कब तक ऐसे कब तक चलेगा। ऐसे में तो पूरी दुनिया फिर बिखर के रह जाएगी, हम मुट्ठी में कैसे लाएंगे। और तब उनके दिमाग में आया कि अब ये बिज़नेस नहीं चलने वाला, ज़्यादा इसमें धंधा काम नहीं करना है, अब इसको बिज़नेस को छोड़ा जाए।
तो उसी समय बॉम्बे में रहते थे तो उन्हें आइडिया आया यहाँ के लोग कपड़े के ज़्यादा शौकीन हैं और टेक्सटाइल पॉलिस्टर कपड़े, पहले जो खादी पहनते थे उसमें टेक्सटाइल के कपड़े बाकी काफ़ी सस्ती होती थी, पॉलिस्टर के कपड़े सस्ती होती थी, विदेश से लाइए और इंडिया में बना करके सेल कर दी, बहुत सस्ते सस्ते कपड़े। और लोग पसंद करते थे नया नया शर्ट, नए नए सारे स्किल, नए से लुक्स। तो हर कोई जो भी वहाँ के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे वैसे ही कपड़े पसंद करते थे और अपने आप को साफ़ सुथरा और अच्छा महसूस करते थे। तो ये बातें समझ में आ गई कि करना है तो अब कपड़े के धंधा करना है। इसलिए कहता हूँ एक बार गुरु मूवी आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको इंस्पायर करेगी। और वहाँ से उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कपड़े के मार्केट में तो इंटर कर गए, लेकिन वहाँ के लोग ऑलरेडी पहले से कपड़े के मार्केट में थे, टेक्सटाइल के मार्केट में थे, और वो राइवलरी शुरू हो गया और बहुत सारा कंपटीशन शुरू हो गया। यूनियन लीडर का कंपटीशन, बहुत सारा लेबर का प्रॉब्लम्स, ट्रेड यूनियन का कंपटीशन, ये सब सारी चीज़ें होने लगी। और देखते ही देखते वहाँ सारे जितने भी ट्रेड यूनियन थे इनकी पोजिशनिंग्स देख करके इन्हें हटाने के लिए सोचने लगा कि अगर आगे बढ़ जाएगा तो हमारा धंधा ना चौपट कर दे। तब जितने सारे तो माल तो लाते थे और इंडिया में सस्ते दामों पर लोगों को बेचते थे, तो बाकी जो कंपनी जो चलाते थे फैक्ट्री से रिटेल को बेचते था, रिटेल को महंगे दाम पे बेचते थे, इसलिए बाकी लोगों को महंगे दाम पे मिलता था। उन्हें लगा कि इतना बेचने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर रिटेल को देना तो सस्ते दाम पे क्यों नहीं बेच दें, और प्रॉफिट तो ऐसे भी मिल ही रहा है, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है। और आधे दाम में प्रॉफिट लेकर के और स्किल को डेवलप करने लगे, अपने बिजनेस को डेवलप करने लगे। और देखते देखते मुंबई में हिटमैन के नाम से वो फेमस हो गए और बहुत अच्छा चल रहा था, सिल्क की दुनिया में नंबर 1 आदमी बनते जा रहे थे। लेकिन बाकी लोगों को यह बातें चुनौती सी लगने लगी, लगा कि तो हमारा बिजनेस बंद कर देगा। तब उन्होंने एक IAS अधिकारी की मदद से उनके फैक्ट्री में ताला लगवा दिया कि इलीगल काम करता है, बाहर की चीज़ें लाता है, अंदर में बहुत सारा चेंज करता है, मशीन में बहुत सारा गड़बड़ी है, अच्छे कपड़े नहीं देता है, वो झोल झाल करता है, ऐसे कर करके फैक्ट्री में ताले लगवा दिए। लेकिन ना हारने वाले को ही हम अंबानी कहते हैं, और जिसने सोच लिया है ज़िंदगी में बड़ा करना है और जिनकी बुद्धि, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन बुद्धि थी बनिए वाली, बनिया वाला बुद्धि ऐसा इंसान को होता है कि 1 रुपया में भी अगर वो कमाता है तो वो जानता है कि 1 रुपया में कैसे 90 पैसा को हम सेव करना है और 90 पैसा में बिजनेस कैसा है, 10 पैसे में कैसे जिम्मेदारी चलाना है, ये बिजनेस वाले को पता होता है। और स्पेशली बनिया हो तो उन्हें पता होता है, आसपास में कई सारे लोग बनिया होंगे, बनिया किस्म के बिजनेस करते होंगे, छोटे छोटे दुकानदार होंगे, ये बातें समझ रहेंगे कि कैसे कैसे पैसे बचाया जाता है और कैसे कट कर करके उसी में हम पैसे जमा भी कर लेते हैं, परिवार को भी चला लेते हैं, बहन के लिए, बेटी के लिए भी पैसा जमा कर लेते हैं। ये सारे बनिया का काम है। इसलिए खास करके भारत इन कामों में नंबर 1 है, पैसे जमा करने में। बिजनेस करे ना करे लेकिन पैसे जमा जरूर कर लेता है, यही बनिया बुद्धि है और यही उनको दिमाग में आ गया। अब क्या किए कि अब तो चलना पड़ेगा, अब तो खेलना है तो आगे निकलना पड़ेगा। अपने जितने भी मटेरियल्स को लेकर के अधिकारी के ऑफिस में चले गए और सारा कुछ ले दिए कि रखो, हमको नहीं चाहिए, हमको धंधा ही नहीं करना है, आप रखो, आपका सामान है। आपने रोक लगा दिया फैक्ट्री में, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा, आप ही रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। और उसी समय बॉम्बे में नई और अधिकारी का आना जाना लगा रहता था कि बॉम्बे जैसे शहरों में तो अपने ऑफिस में इतनी सारी सामान देखे तो कहीं ना कहीं अधिकारी डर गया और उन्हें लगा कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ना कहीं हम पे ही प्रत्यारोपने लग जाए। तो उनकी सारी डिमांडें मांग ली और फिर से उन्हें टेक्सटाइल में बढ़त मिलने लगा और वहाँ से उन्होंने टेक्सटाइल को और बड़े रूप में काम करना शुरू कर दिया। और देखते देखते 1996 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ा वेंचर बनने लगा और उसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने फैक्ट्री डाली और वहाँ से फैक्ट्री डालकर धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अब लगा कि बिजनेस को अब बड़े लेवल पे जाना है, अब इसकी एक नाम देना है, अब इसकी नई पहचान देना है। उसी समय पहचान में बीमल ब्रांड का उन्होंने रिप्रेजेंट किया मार्केट में। बीमल कॉमन नाम है, निक नेम है, जैसे हर घर में बीमल नाम होता है और बीमल उनके ही घर का चाचा, और कहते हैं ना चाचा तो नहीं कह सकते, उनके भाई के बेटे ऐसे ही थे, नाम थे, फैमिली मेम्बर में ही नाम था बीमल। तो उन्होंने बीमल नाम कॉमन समझा और बीमल नाम से उन्होंने बीमल ब्रांड कर दिया और बीमल ब्रांड लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा और लोग बीमल ब्रांड के धीरे धीरे इतना फ़ैन होने लगे और धीरे धीरे उनकी फ्रेंचाइजी बढ़ने लगी। देखते देखते पूरे बॉम्बे में बीमल ब्रांड की फ्रेंचाइजीज हो गई और बिज़नेस काफ़ी एक्सपैंड करने लगा। अब उन्हें लगा कि अब मुझे केवल बॉम्बे और गुजरात में नहीं सीमित रहना है, अब मुझे पूरी इंडिया पर पकड़ बनानी है और इंडिया पर पकड़ बनाने के लिए फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ से लाएं? चुनौती थी, बैंक उतना पैसे दे नहीं पा रहे थे, बाकी सारे तो उनके खिलाफ ही थे तो दे नहीं पा रहे थे, सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब इन्हें समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ।
और सारे यूनियंस लीडर अपने थे भड़काने में लगे हुए थे। इन्हें लगा कि मेरे जितने एम्प्लॉई हैं क्यों ना मैं इन्हीं के लिए ही ऐसा काम करूं, या जितने भी लोग हैं मेरे कस्टमर हैं इनके लिए ही ऐसा कुछ प्रोग्राम सेटअप कर दूं तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है और पैसे भी आ जाए। तब 1977 में उन्होंने IPO लॉन्च किया, और IPO लॉन्च करने के बाद जो भी कहा कि जो भी हमारे बिजनेस में काम करेंगे, जो भी इन्वेस्ट करेंगे, उनको मैं प्रॉफिट डबल करके दूंगा। लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा था, बहुत ज़्यादा विमल का भी ब्रांड बढ़ रहा था, कपड़े का ब्रांड बन रहा था। लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, कुछ 10, 5, 20, 25 ऐसे 100 ऐसे लगाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कंपनी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रही थी। साल भर में उन्होंने 5 गुना रिटर्न करके दिया। जो 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसको साल में 500 दे दिए, जो 1 लाख किए थे उसको 5 लाख दे दिए। लोगों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लगा कि क्या बिजनेस है यार, पैसा तो लगाना है तो शेयर मार्केट में लगाना है तो इसी में लगाओ, पैसे तो रातों रात डबल हो जाएंगे। और शायद शेयर मार्केट में एक नया भूचाल आ रहा था, पैसे की समझ आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि पैसे लगाना है तो रिलायंस इंडस्ट्री में लगाओ, वहाँ पैसे डूबते नहीं हैं, पैसे बनते हैं, रातों रात ये गरीब कई करोड़पति बन जाता है। सबको पसंद आने लगा, भाने लगा, और देखते देखते पूरा हुजूम सा लगने लगा, मेला सा लगने लगा IPO खरीदने के लिए, और बहुत बड़ा स्केल पे उन्होंने बिजनेस को फैलाना शुरू कर दिया। और ऐसा टाइम आया कि उन्होंने 4-5 सालों के अंदर कई लोगों को पैसा केवल 5 गुना और 10 गुना नहीं किए, 180 गुना डबल करके दे दिए। अब सोच लीजिए ऐसा कोई कर सकता है? 100 गुना तो समझ में आता है, 180 गुना डबल करके दे दिए। बताइए, जो 1 लाख लगाया होगा आज के रिचेस्ट मैन में भी वो भी नाम होगा उसका भी, इन्वेस्ट किया होगा तो यही होती है इन्वेस्टमेंट। हमें देखना पड़ता है कि कौन कंपनी कैसे राइज अप कर रही है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में। हम कॉमन मैन के लिए ये भी एक बिजनेस की एक सबक होती है। कभी बार हम सोचते हैं कि हम अंबानी तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा करोड़पति तो बन सकते हैं। यही इन्वेस्टमेंट सिखाता है कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पैसों को किस तरह से सर्कुलेट करना चाहिए, कहाँ पर SIP लगाना चाहिए, कहाँ से शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, किस मार्केट में कैसे घुसना चाहिए। अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं इस पर भी एक अच्छे से वीडियोस लाऊंगा, जो इसमें ये स्पेशली मैं बताऊंगा कि पैसे का इन्वेस्टमेंट किस किस तरह से करना चाहिए और कैसे कैसे अकाउंट बनाना चाहिए। आपके जीवन में 4-5 अकाउंट ऐसे होना चाहिए जिससे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो यही स्किल हम धीरू भाई के अंबानी के बिजनेस के बाद ने सीखा है, और बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ और बहुत लोग माल हो गए, और देखते ही देखते उनका वेंचर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। अब यह बातें इंडिया में तो फैल रही थी, और धीरे धीरे उन्होंने कोलकाता में जैसे ही इंटर किया तो कोलकाता ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी बिजनेसमैन थे ही। कोलकाता के बिजनेस वाले को कहीं ना कहीं सदमा लग रहा था, धक्का लग रहा था, ये कौन आ गया गुजराती लड़का, कहाँ से कहाँ बिजनेस फैला रहा है, हम लोग को भी नुकसान कर रहा है। और उस समय एक बियर कार्डल करके एक शेयर मार्केट में थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी शेयर को दाम गिराने की कोशिश कर दिया, बहुत हद तक दाम गिराने की कोशिश करते शुरू कर दिया। अब लगा कि अब दाम गिर रहा तो अब लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट तो बढ़ रहा था तो शेयर लोग खरीद रहे थे, अब गिरने लगा, उनकी कैपिटल को वेंचर करने लगे और बाकी सारे ऐसे प्रतिक्रिया लगाने लगे जिससे उनका वेंचर्स गिरने लगा। अब ये बातें लोगों को समझ में आने लगी कि अब बिजनेस अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो शेयर मार्केट लोग लेना बंद कर दिए। अब पैसे का जो फ्लो हो रहा था धीरे धीरे बंद हो गया। तब तक धीरू भाई अंबानी बहुत आगे निकल चुके थे, ऐसे को ऐसे ही देख लेते थे। अब उन्हें लगा कि फिर से बढ़िया बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्योंकि सही बुद्धि लगाएंगे तो कभी काम नहीं चलेगा। अब लोगों का इंतज़ार नहीं किए कि तुम खरीदो कि नहीं करो, अपना शेयर मार्केट खुद ही खरीदने लगे। और देखते देखते उस समय अपना शेयर 1 लाख शेयर अपने ही खुद ही खरीद लिए। लो, किसी का इंतज़ार नहीं करना है, अपना पैसा है खुद ही खरीदने लगे, अपने बिजनेस को खुद ही खरीदने लगे। इससे फिर मार्केट में एक नया भूचाल आया, और जो लोग जो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट हो रहा था कि ये बिज़नेस ग्रोथ नहीं करेगी, और जैसे ही वो खरीदना शुरू किए तो फिर से मार्केट उठने लगी, और लोगों को लगा कि अरे ये तो हमने देर कर दिया, अभी तो प्रॉफिट डबल हो रहा है। फिर से वेंचर्स लगाना शुरू किया, और देखते देखते फिर से एक भूचाल आया और फिर से लोग पैसे लगाना शुरू कर दिया। यही है बनिया बुद्धि का कमाल, और वही चीज़ हुआ उनके साथ, बियर कार्डल के साथ। बियर कार्डल को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये आखिर सारे लोग पागल हो गए क्या, इनके कैपिटल्स को IPO खरीद कैसे रहे? इतना कुछ नुकसान होने के बाद, इतना सारा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद कौन रहा था यही उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। खरीद तो खुद अंबानी ही रहा था, वो तो लोगों को पर हैमर कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे कि लोग
पागल हो गए क्या? पागल तो कोई और था, पागल तो कोई और काम कर रहा था, उनके पीछे बनिया कोई और था, बुद्धि किसकी और लग रही थी। बस वो कार्डल कंपनी लोगों में देखने लगा, खोजने लगा गलतियाँ, लेकिन यहाँ अंबानी ने अपना लगाना बुद्धि शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर से वेंचर कैपिटल को ठीक कर दिया और उनकी कंपनी को धीरे धीरे धराशायी कर दिया और आगे निकलते गए। और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ा ही नहीं। लेकिन फिर कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे उठान पठान आते हैं, उनके दुश्मन भी होने लगे, राइवलरी भी होने लगी। बहुत सारा काम लोग ऐसा कहते हैं कि वो इलीगल काम भी करते थे। बहुत सारा ऐसे फैक्ट्री से फैक्ट्री सेटल कर दिया जिसका नाम नहीं है, वेंचर नहीं है, और किसी किसी के नाम पर ऐसे कर करके पूरा बड़ा इंडस्ट्री साबित मैंने कि कहते हैं कि बढ़ा दिए। और देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में एंट्री करना शुरू कर दिया। उस समय रामनाथ गोयनका जी है, उनके काफ़ी दुश्मनी हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। एक पत्रकार थे, उनके काफ़ी खिलाफ लिखते थे और वही धीरे धीरे बताते थे कि कैसे कैसे इन्होंने बिजनेस को खड़ा किया है। ऐसे रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन जाता, इन्होंने कुछ गलत किया है और वहाँ से मार्केट से माल लाते थे, कैसे कैसे बनाते हैं, किस तरह से देते हैं, बहुत सारा लोचा था और उस सारा चीज़ों को वो पेपर में लिखा करते थे। शायद उनकी दुश्मनी थी। उसी समय नुस्ली वाडिया करके भी थे, उनका भी काफ़ी दुश्मनी चलता था। तो ऐसे 2-3 वेंचर से जिनके काफ़ी दुश्मनी चलती थी। हालांकि उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो लोग कहते थे कि ये काम भी कहीं ना कहीं अंबानी के हाथों से ही हुआ है, अंबानी का। लेकिन ऐसा कुछ रिपोर्ट, ऐसा कोई कार्ड कुछ है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उनके इस पेपर में लिखने का प्रभाव से बिजनेस को असर पड़ने लगा और कहीं ना कहीं उनको ब्रेन स्ट्रोक आया। राइट हैंड, उनको कहते हैं ना, राइट हैंड पूरे तरह से पैरालाइज हो गया। स्पेशली मूवीज़ में काफ़ी दिखाया गया, गुरु मूवीज़ में क्लियरली दिखाया कैसे कैसे क्या हुआ। और बहुत सारे संवाद होते हैं, वो संवाद, वो 5 मिनट का स्पीच काफ़ी इंस्पायरिंग है और आपको इंस्पायर कर देगा कि एक बनिया क्या कर सकता है। वही 5 मिनट का स्पीच टर्निंग पॉइंट होता है और उसमें वो बताए हैं कि किस तरह से हुआ। और पूरे हाथ में स्ट्रोक हो जाता और प्रॉब्लम्स चल रहा था, सब कुछ चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर चीज़ों को ठीक किए, व्यवस्थित किए और अपने आप को फिर से प्रूव कर दिए कि ही कैन डू मिरेकल, और फिर से बिजनेस को एक नए लेवल पे चल गए। लेकिन किस्मत को बस कुछ और ही मंजूर था। 24 जून 2004 को फिर से उन्हें स्ट्रोक आता है और स्ट्रोक आने के बाद फिर से वो हैमरेज हो जाता है, पूरी तरह से पैरालिसिस होते हैं। और उसके ही कुछ समय बाद 6 जुलाई 2004 को वो अंतिम सांस लेते हैं और वहाँ से उनका द एंड हो जाता है। 7 जुलाई को उनकी शिरोमणि जो भी कहते हैं, वो ज्वलन की क्रिया होती है, वो सारा दाह संस्कार का क्रिया होता है और वहाँ से एक नई वेंचर की शुरुआत होती है जिसका नाम है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी मिल करके इस वेंचर को एक नए लेवल पे लेकर जाते हैं जो आज आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने है। और इस पर मैंने भी वीडियोस बनाया, अनिल अंबानी का कैसे लाइफ स्टाइल्स कैसे चेंज हुआ है, मुकेश अंबानी का कैसे चेंज हुआ है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी आपको मिलते रहेंगे। और आप भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो ऐसे ही स्टोरी आपको इंस्पायर करेगा और कुछ नया बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।